जीवन में संघर्ष जब लगातार बना रहे तो समझ जाओ कि आप HSSC की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश चौहान और मैं एग्ज़ाम फैक्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कि HSSC ने कॉमर्स वालों के लिए कई प्रकार की वैकेंसीज निकाली हैं और सिलेबस के नाम पर 11वीं 12वीं BCom MCom जो भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपने पढ़ा है वो सब डाल दिया। और जिसको देखकर है ना हमारे कई मित्र प्यारे, कई दोस्तों ने तो पेपर ना देने का ही मन बना लिया। घबराए नहीं दोस्तों, हम आपके साथ हैं। बस आपको हमारा साथ देना है, आपका साथ हम दे देंगे। अब इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आप लोगों के लिए HSSC प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज जो है वो शुरू करी है। अब जिससे है ना आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के सवाल आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और हालांकि अब नया सिलेबस बहुत बड़ा और बहुत भारी भरकम है, इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि उसको इसी चैनल पर क्लास लेकर पूरा करा दें। बस आप दोस्तों का प्यार बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो पेपर है। तो आज का हमारा जो पेपर है वो अपर डिवीज़न क्लर्क का जो बिजली विभाग का जो पेपर था इवनिंग सेशन का, उसमें हम जो कॉमर्स का जो पोर्शन है उसको यहाँ पे पढ़ेंगे। मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं, कुछ क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं ना वो मिसमैच कर रहे हैं। जो मेरे अकॉर्डिंग कुछ और हैं, लेकिन HSSC हमारा महान है तो उसने यहाँ पे उसके आंसर कुछ और ही रख दिए हैं। लेकिन मैं अपने आंसर के बारे में आप लोगों को क्लैरिफाई करूँगा और क्या आंसर होना चाहिए वो भी आपको एग्जैक्टली बताऊँगा। कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो करंट सिनेरियो में चेंज हुए हो सकते हैं, तो इसीलिए उनको भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है, द टर्म इम्प्रेस्ड सिस्टम इज यूज्ड इन डैश बुक। अभी देखिए, जो इम्प्रेस्ड सिस्टम है, सिस्टम को रख छोड़िए, सिर्फ इम्प्रेस्ड पे आ जाइए। इम्प्रेस्ड शब्द का मतलब होता है अग्रदाय, ये एडवांस में पेमेंट करना। यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति को किसी स्पेशल पर्पस के लिए कोई अमाउंट देते हैं तो वो इम्प्रेस्ड कहलाती है। भाई हाँ, आपको ये क्या हो गया, मैं इम्प्रेस्ड हो गया। अब वही चीज़ जब अकाउंट्स में आ जाए तो क्या होगा, कैसे होगा, समझिए। भाई देखिए, बिजनेस के अंदर डे टू डे की लाइफ में बहुत सारे खर्चे होते हैं और उन खर्चों को अगर मान लो कि भी यहाँ पे देना तो पड़ेगा ना, लेकिन एक ही व्यक्ति को अगर छोटे मोटे और बड़े सब के सब ट्रांजैक्शन करने पड़ जाएँ तो उसको तो मशक्क़त हो जाएगी। तो वहाँ पे क्या होता है, काम को बाँट दिया जाता है। तो हेड कैशियर जो होता है वो तो नॉर्मल कैश बुक को कंट्रोल करता है, उसी को देखता है। लेकिन एक छोटे-मोटे खर्चों के लिए, जैसे अखबार का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, भाई कोई किराया देना हो गया, छोटे-मोटे जो खर्चे होते हैं ना, तो उनके लिए एक अलग से कैश बुक बना ली जाती है और उसी कैश बुक को कहते हैं हम लोग पेटी कैश बुक। क्या कहते हैं हम लोग? पेटी कैश बुक। अब कहते हैं पेटी कैश बुक में हेड कैशियर, जो पेटी कैशियर होता है, उसको कुछ अमाउंट, फिक्स अमाउंट देता है, कुछ फिक्स अमाउंट देता है और उसी अमाउंट में से पेटी कैशियर जो होता है ना, वो अखबार का बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल, इन सब की पेमेंट करता है। तो समझ में आ रही बात? हेड कैशियर किसको पैसे दे रहा है? पेटी कैशियर को। और आपको पता ही लग गया ना, जब किसी व्यक्ति को हम एडवांस पे पेमेंट देते हैं किसी विशेष काम के लिए, तो वो क्या कहलाता है? इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो आपको पता ही है ना, तो इम्प्रेस्ड सिस्टम किस में लागू हो गया? पेटी कैश बुक में लागू हो गया। समझ आई बात? तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रियल अकाउंट्स। भाई इनमें से आपको बताना है कौन कौन से जो अकाउंट हैं वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। अब मेरे कुछ मित्र प्यारे यहाँ पे भूल चुके होंगे कि रियल अकाउंट का क्या होता है, तो ध्यान रखें। बिजनेस के पास है ना कुछ लायबिलिटीज़ होती हैं, कुछ यहाँ पे उसकी असेट्स होती हैं जिनको हम संपत्तियाँ बोलते हैं, लायबिलिटी को दायित्व बोलते हैं, कुछ खर्चे होते हैं और कुछ इनकम होते हैं। तो जो इनकम और खर्चे हैं ना, यानी कि आय और खर्चे हैं, उनको तो हम नॉमिनल अकाउंट में शामिल कर लेते हैं और जो दायित्व होते हैं ना, उनको हम पर्सनल अकाउंट में शामिल कर लेते हैं। और भाई जो बची संपत्तियां उनको हम कहते हैं रियल में। अब आपने है ना ये जो 5 ऑप्शंस दिए हैं ना, उन 5 ऑप्शंस में से किसको, संपत्तियों को छांटना है। तो ध्यान दे, सैलरी आउटस्टैंडिंग। अरे भाई, सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है वो सैलरी जो दी नहीं,
तो लायबिलिटी बन गया। अरे कर्जा है भाई, कर्जा है तो लायबिलिटी, लायबिलिटी है तो भाई ये तो पर्सनल अकाउंट में आएगा। फिर बात करते हैं कैश। कैश क्या होता है? कैश होता है संपत्ति, असेट्स। अब असेट्स अगर हैं, संपत्ति अगर हैं, तो अभी मैंने क्या बताया, वो रियल अकाउंट में आएगा। तो पहला हमारे पास होगा अभी कैश। दूसरा फिर होता है मशीनरी। मशीनरी भी संपत्ति होती है तो वो भी रियल हो जाएगी। फिर होता है गुडविल। अब गुडविल यहाँ पे बात करी जाए तो रेपुटेशन कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, और ये भी बिजनेस की संपत्ति ही है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास। तो उसके बाद जो किराया है वो तो खर्चे में आ गया। अब खर्चा तो हमारे पास नॉमिनल अकाउंट में होगा। तो यानी कि ऑप्शन 1 और 5 को छोड़कर जो बीच वाले ऑप्शंस बचे हमारे पास 2, 3, 4, ये हमारे पास हमारी असेट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो रियल अकाउंट की कैटेगरी में ये आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो बात करी जाए इधर हमारे पास सैलरी नहीं आएगी, रेंट नहीं आएगा, बाकी जो तीनों बचे हमारे पास वो किस में, असेट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, मतलब रियल अकाउंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन के अंदर देखिए यहाँ पे कहता है भाई x बराबर है ओपनिंग स्टॉक, y बराबर है परचेज, z बराबर है क्लोजिंग स्टॉक और a बराबर है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी यहाँ पे जो सिचुएशन है उसको समझ लीजिए। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन में आ जाएंगे, मेरे मित्र प्यारे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में आएंगे और कहेंगे ये कैसा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे है ना, कोई भी लॉजिक नहीं लगाया गया, सिर्फ एक लॉजिक है। बोले क्या? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल। समझ में आई बात? अब ये जो फार्मूला है ना, इसी को यहाँ पे लिया गया है, लेकिन उसने बाद में है ना अपनी तरफ से ही इक्वेशन बना दी। भाई मान लो उसने यहाँ पे है ना क्या करा, इसने इसको x नाम दे दिया, इसको y नाम दे दिया, इसको हमारे पास जो है z नाम दे दिया और इसको a नाम दे दिया। ठीक है, अब उसने अपनी तरफ से ही लॉजिक लगा दिए। बोले कि भी अगर मैं x जो है हमारे पास इसने बता दिया, x में से y को घटा दूं तो जो भी आएगा वो z में से ये घटाने के बाद जो आएगा उसके बराबर होना चाहिए। अपनी कुछ 4 इक्वेशन इसने बना दी। ठीक है भाई, अब ये 4 इक्वेशन में से अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर सी है ना वो फिट बैठती है। कैसे बैठती है तो समझ लीजिए। मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक को मैं मान लेता हूँ 100 रुपया। ठीक है भाई, और जो हमारे पास परचेज है वो भी मैंने मान लिया 100 रुपया, और क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास है 50। तो यहाँ पे ध्यान दो, 100 प्लस 100 200, 200 में से 50 गए तो कितना बचा भाई? 150। अब देखिए इधर x में से z गया। अब ये मेरे पास है x, ये y, ये z और ये a। x में से z गया तो कितने बचे? 50। x में से z गया तो कितने बचे? 50। और यहाँ पे ध्यान दो, a है मेरे पास, a में से y गया तो 150 में से 100 गए तो कितने बचे? 50। इक्वेशन पूरी हो गई। ये लॉजिक यहाँ पे इसमें लगाया गया है और कुछ नहीं है, क्योंकि इस 50 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता, बस निकाल दिया। तो चलिए अब शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। तो डैश एक्सपेंडिचर्स बेनिफिट लास्ट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। अब यहाँ पे कहता है कि भाई ऐसा कौन सा खर्चा है जिसके लाभ 1 साल से अधिक समय के लिए मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर उन्होंने दे दिया, आस्थगित राजस्व या यूँ कहा जाए कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मैं पर्सनली से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। बोले क्यों? अगर स्टेटमेंट होती कि दैट रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, ध्यान दे, अगर स्टेटमेंट यहाँ पे होती तो वो आयगत खर्चा बताइए जिसके लाभ 1 साल से अधिक समय तक मिलेंगे, तब आंसर होता ये जो अभी इन्होंने दे रखा है, तब होता ये आंसर। ध्यान दे, मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि वो आयगत खर्चा बताओ जिसके लाभ हमको कई सालों तक मिलेंगे, तब आंसर होता ये। लेकिन उसने आयगत तो कहीं यानी कि रेवेन्यू तो कहीं मेंशन कर ही नहीं रखा। तो
तो जब उसने रेवेन्यू मेंशन नहीं कर रखा तो बोले ऐसा कौन सा खर्चा है जिसके फ़ायदे हमको लंबे समय तक मिलेंगे, तो आंसर ये होना चाहिए था यहाँ पे। लेकिन HSSC वालों ने ये जो हमारे पास है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको मान लिया, जो कि इस स्टेटमेंट और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सरासरी गलत है। ठीक है, तो ध्यान दें इस चीज़ के ऊपर भी। तो ऐसे भी खेला आप लोगों के साथ हो सकता है, तो अपने माइंड को है ना फ्रेश रखना, और बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर है ना केस भी किया जा सकता है, या यूँ कहा जाए कि भी उनको बदलने के लिए वो कहते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, क्वेरी लगाई जा सकती है, जो भी है। फिर इससे अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55, ये भी कुछ ऐसा ही है भाई। देखिए क्या कहता है, कहता है कि भी एक्स है ना एक अकाउंटेंट है, और उसने जो है कि भी सेल्स अकाउंट में 500 रुपये, सेल्स अकाउंट में 500 रुपये डालने हैं, लेकिन क्रेडिट नहीं करे उसने, उसने धोखे से डेबिट कर दिए। समझ में आई बात? यानी कि सेल्स अकाउंट है ना, इधर कहता है टू सेल्स अकाउंट होना चाहिए था, यानी कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन वो तो हुआ नहीं, सेल्स हो गया डेबिट। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, बोले क्या, बोले पूछा है कि ये कौन से टाइप की एरर है, तो एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ पोस्टिंग है। तो देखो भाई, एरर ऑफ प्रिंसिपल तो है नहीं, ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन भी नहीं है। इन दोनों के ऊपर आया जाए तो एरर ऑफ कमीशन का ही पार्ट होता है एरर ऑफ पोस्टिंग, यानी कि एरर ऑफ कमीशन के नीचे जब सब हेडिंग करी जाती हैं तो उनमें एक होती है एरर ऑफ पोस्टिंग, और ये एरर ऑफ पोस्टिंग ही है भाई। उससे लिखने में गलती हुई ना, जर्नल में तो लिख लिया, जर्नल के बाद जब लेजर में लिखते हैं तो उसको कहा जाता है पोस्टिंग करना, ठीक है भाई, लेजर में पोस्ट करना। लेकिन उसने यहाँ पे जो बात बताई है कि भाई लेजर में जो सेल्स अकाउंट है उसमें गलत तरीके से लिख दिया। तो अगर इस बिहाफ पे देखा जाए तो यहाँ पे अगर ये ऑप्शन नहीं होता तब आंसर होता ये। अब ये ऑप्शन दे रखा है और साथ में उसकी सब हेडिंग जो बिल्कुल एक्चुअली में इससे मैच करती वो भी है, तो मैं आंसर इसको मानूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता HSSC ने इसको आंसर कैसे माना है, किस बिहाफ में माना है, किसी ने इसके ऊपर कोई वो क्वेरी लगाई भी कि नहीं लगाई, कोई इसके ऊपर क्या बोलते हैं उसको ऑब्जेक्शन लगाया कि नहीं लगाया, पता नहीं किस बिहाफ पे कौन से भांग का नशा करके उन्होंने इसको यहाँ पे आंसर मान लिया। तो चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भाई 56 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग असेट डज नॉट रिक्वायर्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। भाई वो कौन सी संपत्ति है जिस पे ह्रास नहीं लगता, तो ये तो सीधा सीधा आंसर है, मेरे ख्याल से आप सभी भाइयों को पता होगा, वो है ज़मीन भाई। क्योंकि ज़मीन ना तो घिसती, ना टूटती, ना फटती, ठीक है भाई। समय के साथ साथ ज़मीन की कीमतें बढ़ सकती हैं, ज़मीन की कीमतें कम नहीं होएंगी। तो हमारे पास आंसर है ना यही है, सॉरी मैंने यहाँ पे कांटे का निशान लगा दिया। तो सही आंसर हमारा कौन सा है भाई, हमारा लैंड, ज़मीन। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है भाई, उसको आप समझिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है भाई मैच द फॉलोइंग। अभी देखो भाई, मैच द फॉलोइंग के अंदर यहाँ पे पहला जो हमारे पास आ गया वो दे दिया इसने, बुलेट समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। भाई जो लेन देन है उनको समराई करना, उनको संक्षिप्तीकरण करना। तो देखो भाई ये तो होता है हमारा किसके अंदर, अकाउंटिंग के अंदर होता है भाई, ठीक है। फिर कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। देखो भाई जो बुक उसमें रिकॉर्डिंग करी जाती है ना भाई, वो तो सबसे पहले देखो बुक कीपिंग होती है, ठीक है। अब जर्नलाइजिंग, भाई जर्नलाइजिंग तो सिर्फ जर्नल में ही होगी। और पोस्टिंग अभी अभी बताया था मैंने, पोस्टिंग कहाँ पे होती है, लेजर पे होती है। यानी कि पहले का सी, ये देखो पहले का सी, दूसरे का हो गया अभी हमारे पास, दूसरे का हो गया ए, ये देखो ए हो गया भाई। तीसरे का हमारे पास हो गया है डी, तीसरे का डी, और चौथे का हमारे पास, यानी कि ये आंसर इन्होंने सही लिया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इन कैश इज कॉल्ड एज। भाई जब कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट करा जाता है तो वो अपने हिस्से की गुडविल नकद में लेके आता है। तो कहा जाता है कि भी वो नकद में जो गुडविल लेके आया ना उसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे उसको कहते हैं प्रीमियम। उसने यहाँ पे सिंपल प्रीमियम बोल दिया, इसका पूरा नाम होता है प्रीमियम फॉर गुडविल।
इसका पूरा नाम होता है प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, इसने यहाँ पे सिंपल प्रीमियम दे दिया, तो यही इसका सही आंसर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भी डैश डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। भाई दिए गए 4 ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जो हमको शेयर होल्डर्स के फंड में और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के फंड में रिलेशनशिप को शो करता है? तो इसका आंसर जो हमारे पास है कैपिटल गियरिंग, बिल्कुल कैपिटल गियरिंग रेशियो बिल्कुल सही है। कहते हैं ये रेशियो शो करता है कि भाई जो शेयर होल्डर का यानी कि इक्विटी है और जो लॉन्ग टर्म लोन्स होंगे तो उनके बीच का जो रिलेशनशिप है ना, इसको यहाँ पे लिवरेज भी कहा जा सकता है, लिवरेज। ठीक है भाई, लिवरेज भी कहा जा सकता है। तो लिवरेज ही होता है जो शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको यहाँ पे शो करता है, और उसी को हम यहाँ पे रेशियो की फॉर्म में कैपिटल गियरिंग रेशियो कहते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे बोले नहीं सर ये डेट इक्विटी रेशियो ये भी काम यही करता है। जी नहीं, डेट इक्विटी रेशियो ये काम नहीं करता। डेट इक्विटी रेशियो बताता है कि व्यवसाय की कुल संपत्तियों में ऋण का कितना हिस्सा है। ध्यान दें, संपत्तियों में ऋण का कितना हिस्सा है ये बताता है डेट इक्विटी रेशियो। क्लियर है भाई? तो अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कहता है 60 पे डैश इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज ई इज इक्वल टू 0। ई मतलब यहाँ पे इलास्टिसिटी। और ध्यान दें जब इलास्टिसिटी 0 होगी तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। भाई जब परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है, कहते हैं कि भी पूर्णतया लोचदार, तो ये तो नहीं होगा भाई, उसने लोच तो 0 बता दी। फिर कहते हैं कि भी परफेक्टली इनइलास्टिक, बोले हाँ ये हमारे पास बिल्कुल सही जब आंसर इसका दिया है, बाकियों को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो डिमांड है जब बिल्कुल फिक्स होगी उसमें कोई चेंज ही नहीं हो सकता, उसी को तो हम परफेक्टली इनइलास्टिक यानी कि पूर्णतया बेलोचदार मांग कहेंगे। समझ आई बात? नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कहता है विच थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेल्स दैट फुल एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इफेक्टिव डिमांड। कहता है कौन सी थ्योरी है जो कहता है, कहते पूर्ण जो रोजगार है वो निर्भर करता है इन्वेस्टमेंट पे यानी कि विनियोग पे और इफेक्टिव डिमांड पे। तो भाई मांग और विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट का सीधा इम्पैक्ट पड़ता है फुल एम्प्लॉयमेंट पे। तो किसने बोला था? तो बोले भाई ये केन्जियन विचारधारा है, केन्जियन इफेक्ट इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे जो इसका जो आंसर है ना वो बिल्कुल सही दिया हुआ है, जॉन मैन्यार्ड केन्जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अगला, कहता है विच वन ऑफ दीज इज एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आंसर ऑल ऑफ दीज होना चाहिए भाई, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। बोले कैसे? बोले देखिए सबसे पहले आप लॉ ऑफ डिमांड को समझिए। वहाँ पे क्या कहा जाता है? उसमें कहा जाता है कि भाई अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा या डिमांड में एक नकारात्मक संबंध होता है, नेगेटिव रिलेशन। ठीक है भाई, देयर इज ए नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द डिमांड एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इफ अदर फैक्टर्स आर सेम, नोट चेंज। ठीक है भाई, तो अब बात करता है, बोले सर जी ये मतलब क्या है? तो यहाँ पे देखो भाई, अगर प्राइस बढ़ता है किसी भी चीज़ का तो उसकी डिमांड घटेगी कि नहीं घटेगी? बोले हाँ जी घटेगी। अब ध्यान दो, प्राइस घटता है किसी चीज़ का तो उसकी डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बोले सर बढ़ेगी। तो अब ध्यान दो, ध्यान दो, गिफ्ट गुड्स के ऊपर ये रूल लगता ही नहीं है, और फ्यूचर जो स्कैर्सिटी ऑफ गुड्स है वो भी है तो वहाँ पे भी रूल लगेगा नहीं। बोले सर समझ नहीं आया, कहना क्या चाह रहे हो? तो देखिए ध्यान से, अगर मुझे पता लगा कि भाई भविष्य में किसी वस्तु की जो अवेलेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, भविष्य में वो चीज़ मिलेगी नहीं, तो मुझे वो भले ही कितनी ही महंगी क्यों ना मिलती हो मैं उसको ख़रीदना चाहूँगा। तो यानी कि कीमतें भी बढ़ेंगी और साथ में डिमांड भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड तो फ्लॉप हो ही गया ना। समझ में आई बात? कीमतें भी बढ़ रही हैं और डिमांड भी बढ़ रही है, तो लॉ ऑफ डिमांड लगा? बोले नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है कि भी दोनों में नकारात्मक रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया। फिर कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। बोले भाई जो आदतें होती है ना इंसान की, तो एक बात बताओ, क्या शराब महंगी कर देने से उसकी डिमांड में कमी आती है?
ठीक है। अब किसी व्यक्ति को कोई नशा करने की आदत है, किसी व्यक्ति को कोई आदत की बात करी जाए, तो उसकी कीमतें भले ही कितनी ही क्यों ना हो जाए, उसकी मांग उसकी वो बढ़ती ही रहेगी उसके लिए, तो वो उसकी डिमांड को कम नहीं करेगा, तो वहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड डीएक्टिवेट हो जाता है। और गिफ्ट इन गुड्स का मतलब होता है कि भाई जो सस्ती चीप क्वालिटी की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है भाई गिफ्ट इन गुड्स की अगर आपको डिमांड बढ़ानी है तो उसकी कीमत बढ़ा दो, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और उसकी कीमत घटा दो, उसकी डिमांड घट जाएगी। समझ में आई बात। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे मेरी तरफ से ऑल ऑफ द अबव है, लेकिन किसी 12वीं पास पर्सन ने शायद इसके आंसर की बना रखी है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसका ध्यान गिफ्ट इन गुड्स पे चला गया, क्योंकि 12वीं में है ना गिफ्ट इन गुड्स के बारे में ज़्यादा कुछ बताया गया है, और ये बाकी सारी बातें वहाँ पे नहीं हैं, तो यहाँ पर क्लासेस में जाके पता लगती हैं। तो यहाँ पे आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए मेरी तरफ से। अब इन्होंने कैसे करा हमें नहीं पता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहते हैं कि भी अगर आउटपुट में एक एडिशनल यूनिट जो है खर्च होने पर, जो कॉस्ट में जो या आउटपुट में एक एडिशनल यूनिट बढ़ाने पर या एक्स्ट्रा पैदा करने पर जो एक्स्ट्रा खर्च होता है उसको क्या बोलते हैं, तो वहाँ पे सीधे सीधे हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट ही है भाई। क्या है हमारे पास उसमें सीधे सीधे मार्जिनल कॉस्ट यानी कि सीमांत लागत इसका आंसर है, बिल्कुल सही दिया हुआ इन्होंने, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी रिक्वायर्स कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल का मतलब होता है यहाँ पे गणनावाचक यूटिलिटी मेजरमेंट। तो भाई यहाँ पे तो यूटिलिटी जो थ्योरी हमारे पास है ना, वो यूनिट थ्योरी कहते हैं ना, एक यूनिट फ़ायदा हुआ, एक यूनिट ये चीज़, वो हमारे पास इसी के अंदर है, सही है। कंजप्शन थ्योरी में भी हमारे पास गिनती नहीं करी जा सकती, यानी कि आप अपनी सेटिस्फैक्शन को क्या नंबरिंग दे सकते हो कि मुझे 10 रुपये का फ़ायदा हुआ, रुपये का फ़ायदा तो बता सकते हो कि मुझे यहाँ पे 10 नंबर का मज़ा आया, 1 नंबर का मज़ा आया। हम यहाँ पे अपनी जो सेटिस्फैक्शन है कस्टमर, उसको यहाँ पे गिनती में नहीं ले सकता, लेकिन ये कार्डिनल थ्योरी दी भाई, ठीक है, और उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे यूटिलिटी थ्योरी में ही करते हैं। इंडिफरेंस कर्व में भी नहीं होता, और हमारे पास रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में भी नहीं होता, और कंजप्शन में तो होता ही होता नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस्ड द एंड डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। भाई कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया और किसने डेवलप करा, विच इज़ बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट डिग्री ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फाइड इज मेजरेबल। तो यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल इसका जो पूरा नाम है बंदे का, यही इसका सही आंसर है। तो यानी कि कंज्यूमर सरप्लस आप इस बात से समझ लीजिए भाई, कंज्यूमर सरप्लस का मतलब आप थोड़ा सा टेंशन में आ जाओगे ये क्या चीज़ है। तो देखिए, मैंने एक चीज़ की डिमांड करी, मैं उस चीज़ की डिमांड तब तक करता रहूँगा जब तक उससे उसके ऊपर किया जाने वाला खर्च उससे मिलने वाली संतुष्टि से कम रहेगा। मान लीजिए, मैं अभी उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, मैंने 1 रुपये की चीज़ खरीदी, लेकिन जो चीज़ मैंने इस्तेमाल करी उससे मुझे लग रहा है कि भाई ये मुझे 1 रुपये में है ना बहुत सस्ती पड़ रही है, यानी कि उस चीज़ से मिलने वाले बेनिफिट मुझे कहीं ज़्यादा हैं उसकी कीमत की तुलना में। तो यही होता है कंज्यूमर सरप्लस, और इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ प्राइस लाइन है, बिल्कुल सही बात है भाई। अब ध्यान दे, ये क्या चीज़ होती है सर, तो देखो भाई, जो इंडिफरेंस कर्व होती है ना वो ऐसे ऐसे, और जो हमारे पास प्राइस लाइन होती है ना वो ऐसे। तो यहाँ पे कहा गया कि भाई प्राइस लाइन को ही अगर हम यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप मान लें तो क्या गलत होगा, बोले नहीं, सही है जी, ये हमारे पास सही आंसर है। उसके बाद फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये कहता है जी मैच द फॉलोइंग। तो आपको पता ही है कि भी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो किसने दी। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए ना, आंसर दिया गया, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है ये। क्योंकि देखो भाई, जो मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास है ना, अभी अभी हम लोगों ने क्या बताया था, क्या था मार्जिनल यूटिलिटी, किसने, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। समझ में आई बात। ये पिछले क्वेश्चन गया था तो वहाँ पे मैंने आपको समझाया था भी, जो अल्फ्रेड मार्शल है वो दिया। उसके बाद फिर हमारे पास जो कि भाई रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है, तो यहाँ पे पॉल ए सैमुअल्सन,
ठीक है भाई। उसके बाद अगला कहता है ऑर्डिनल जो हमारे पास मेजरमेंट थ्योरी है, तो ये हिक्स ने दिया था भाई। वैसे दो व्यक्तियों के नाम आते हैं यहाँ पे, हिक्स एंड एलन आता है, अब यहाँ पे हिक्स दिया है खाली, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे कहता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तो हमारे पास एक गॉजर्ट नाम की पर्सनैलिटी है भाई, उन्होंने इस नियम को यहाँ पे दिया था। होपफुली कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी आ जाती है, आपको लगता है कि भी नहीं मेरे को ये चीज़ पूछनी है, ये पर्टिकुलर चीज़ समझ में नहीं आ रखी, तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है, भर डालिए। जो भी सवाल करेंगे टाइमली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करी जाएगी। अब यहाँ पे जो अगला सवाल है उसके ऊपर आ जाते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, भाई इनमें से कौन सा जोड़ा है जो सही नहीं है। अब देखो भाई, ओलिगोपोली को हम कहते हैं यहाँ पे अल्पाधिकार मार्केट। ये वेरियस काइंड के जो मार्केट्स हैं ना वो दिखाई गई हैं इसने, और उनके सामने उनके फीचर्स वगैरह रखी हैं, तो आपने देखना है कि भाई ये फीचर उनसे मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। तो देखो भाई, ओलिगोपोली जिसको कहते हैं अल्पाधिकार, तो इस प्रकार की मार्केट में किसी भी नए बिजनेस को या किसी भी नए कंपनी की एंट्री में है ना बड़ी परेशानी होती है भाई, तो ये बिल्कुल सही है जोड़ा ये। फिर कहते हैं क्लोज्ड एंट्री, देखो भाई जहाँ पे मोनोपोली है वहाँ पे दूसरी पार्टी तो आ ही नहीं सकती बिजनेस करने के लिए, तो क्लोज एंट्री है तो बिल्कुल सही बात है। और फिर कहते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट इन परफेक्ट कंपटीशन, भाई देखो परफेक्ट कंपटीशन का मतलब जब बहुत सारे लोग एक जैसी चीज़ लेके बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो जो मार्केट बनती है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट वाली मार्केट बनती है, और उसी को वहीं पे वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। अब बचा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और यहाँ पे परफेक्ट नॉलेज। भाई एक बात बताओ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में परफेक्ट नॉलेज का तो कोई रिलेशन ही नहीं, कोई सिस्टम ही नहीं, ये तो कुछ भी बना के रख दिया इन्होंने, तो यही इसका सही आंसर है। उसके बाद फिर कहता है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्टिक सिस्टम। देखो भाई कैपिटलिस्टिक सिस्टम, अरे कहाँ पे है सर जी, अमेरिका में है जी, कनाडा में है जी, यूके में है जी, ये जो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है जहाँ पे यूँ कहा जाए भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश्ड हो रखी हैं, यूँ कहा जाए डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है, तो वहाँ पे इकोनॉमी का कैपिटलिस्टिक मॉडल एक्सेप्ट करा गया है, जहाँ पे सरकार है ना मूक बधिर होकर देखती है, सिर्फ भाई बिजनेस वालों को पूरी छूट होती है, यानी कि फ्री एंटरप्राइजेज, भाई जो भी बिजनेस आप करना चाहते हो कर सकते हो, हम कुछ नहीं कहेंगे। कंज्यूमर्स सॉवरेनिटी, भाई यहाँ पे उपभोक्ताओं की संप्रभुता, भाई वो कस्टमर्स को फुल छूट है, भाई आप कुछ खरीदो मत खरीदो, किसी के ऊपर केस करना है करो, तुम्हारी मर्जी है। नंबर डी पे है फ्रीडम टू सेव एंड इन्वेस्ट, भाई कोई भी व्यक्ति है वो अपना पैसा बचा सकता है, सेविंग्स करने का पूरा अधिकार कर रखता है और इन्वेस्ट करने का पूरा अधिकार रखता है, यानी कि उसको यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये सब कैपिटलिस्टिक सिस्टम के बेनिफिट हैं और उसकी फीचर्स हैं। लेकिन सोशल वेलफेयर, अब देखो भाई जहाँ पे बिजनेस और मनी माइंड की सिचुएशन आ जाती है वहाँ पे सोशल वेलफेयर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा जाता भाई, उनको तो बिजनेस में प्रॉफिट कमाना है भाई, उनको समाज सेवा से क्या मतलब है। तो कैपिटलिस्टिक जो इकोनॉमीज होती हैं तो सोशल वेलफेयर वहाँ पे बिल्कुल भी उसका मेन मोटिव नहीं होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी, ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट है भाई अगला क्वेश्चन, मोनोपोलिस्टिक आर जो है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, ये एक्ट था हमारा MRTP एक्ट 1969, भाई ये किसने रिप्लेस करा। तो देखो भाई MRTP की ओर रिप्लेस कर दिया था हमारा कंपटीशन एक्ट जो कि 2002 में आया था। और अभी अभी आपको बता दूं कि भाई हमारा एक नया कंपटीशन एक्ट आ चुका है, ठीक है। ये चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई हमारा नया कंपटीशन एक्ट कौन सा आया है, क्लियर है। अभी ऐसे मान लो कि भी लॉकडाउन के आसपास ही आया है, बस हिंट ले लो मेरे से। नेक्स्ट है भाई जो अगला सवाल आ जाता है वो हमारे पास कहाँ चले गए, और बहुत नीचे चला भाई, बहुत नीचे गया, बहुत नीचे चले गए थे हम वापसी आ रहे हैं इधर ऊपर 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 ऊपर, और चलो 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 चलो, गायब ही हो गया था भाई। हाँ तो 71 पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट को कैटेगराइज करेंगे तो दो कैटेगरीज में करेंगे, पहला होता है हमारे पास माइक्रो और दूसरा होता है मैक्रो।
माइक्रो इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट जिसके ऊपर कुछ हद तक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका कंट्रोल होता है, वो उसको जल्दी से ठीक कर सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट नहीं होता। जबकि मैक्रो इन्वायरमेंट वो होता है जहाँ पर उस बिजनेस का कंट्रोल गायब हो जाता है। और अब ये कह रहा है कि भी ये चार ऑप्शन है, इन चारों में से ये बताओ कौन सा माइक्रो इकोन इन्वायरमेंट में नहीं आता है। तो देखो भाई, सप्लायर आते हैं, कस्टमर आते हैं, मार्केट इंटरमीडियरीज वो भी आते हैं, लेकिन पावर स्ट्रक्चर, इसको यहाँ पे बिजली की संरचना बताया गया है, ये इसमें नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास है भाई FIPB। FIPB स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ठीक है भाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ये हमारे पास इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद 73 पे आए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स एम द पावर्टी एजुकेशन सॉरी एरेडिक्शन। भाई कौन सा पंचवर्षीय योजना थी, HSSC का कमाल है भाई, यहाँ पे जो दिया है ना, 3rd ईयर प्लान, 1st ईयर प्लान, 6th ईयर प्लान, ये बेवकूफ़ों ने यहाँ पे कहता है 1st या 3rd या 6th या 5th 5 ईयर प्लान बोलना चाहिए था, लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लिख यहाँ पे कुछ और दिया। नॉर्मल कोई भी व्यक्ति देखेगा तो बेचारा टेंशन में आ जाएगा, ये क्या लिखा है, क्योंकि एक एक साल के प्लान थोड़े ना इंडिया में, एक एक साल के प्लान तो हमारे 1962 लड़ाइयाँ चली थी जब, उस वक्त हम लोगों ने बनाए थे। ठीक है तो ये हमारे पास ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद फिर हम अगले पॉइंट पे चले थे, तो यहाँ पे कहते हैं कि भी 74 में विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑक्योर्स ड्यू टू द चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी कंपटीशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो देखो भाई, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं बाकियों का एक्सप्लेनेशन दे दूँ। देखो भाई, जो हमारे पास डिस्गाइज्ड जो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इसको कहते हैं हिंदी में प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब आप कहोगे ये प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या चीज़ है सर, इतना ही बेकार इंग्लिश में लग रहा था और उतना ही बेकार अब हिंदी में भी लग रहा है, समझ ही नहीं आया तो क्या है। तो देखिए भाई, ये ऐसी बेरोजगारी होती है कि लोगों को पता ही नहीं वो बेरोजगार है। मतलब सर समझ नहीं आया, तो देखिए, जब एक व्यक्ति जिस काम में लगा हुआ है उसके साथ साथ उसके और भी साथी लगे हैं, लेकिन उस काम से जो आउटपुट आ रहा है ना, वो बहुत कम है। जैसे कि गांव में अगर आप देखोगे तो एक आदमी के पास 1 एकड़ ज़मीन है, फैमिली में बंदे हैं 5, और पांचों के पांचों उसी खेत में काम कर रहे हैं। अब खेत से कितना आउटपुट मिलेगा, समझ रहे हो ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ। वो काम एक अकेला व्यक्ति कर सकता था ना, बोले हाँ जी सर कर सकता था, लेकिन बावजूद उसके घर के पांचों मेंबर वहीं पे शामिल हैं। तो वो जो 4 मेंबर अलग से लगे पड़े हैं उसी काम में, तो उनसे आउटपुट नहीं बढ़ रहा, आउटपुट वहीं का वही है, लेकिन वो काम पे लगे रहने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में आएंगे। तो इसी को कहेंगे जो हमारे पास है प्रच्छन्न बेरोजगारी। पॉइंट नंबर बी, जो हमारे पास कहते हैं कि भी साइक्लिक जो अनएम्प्लॉयमेंट, इसको कहते हैं जी चक्रीय बेरोजगारी। तो अभी एक बात बताओ, रशिया यूक्रेन का युद्ध हो गया, बोले हाँ जी हो गया, उसकी वजह से कितने देशों के अंदर महंगाई बढ़ गई, बहुत सारे व्यवसाय ठप पड़ गए, जिसकी वजह से लोगों का रोजगार छिन गया। अब इकोनॉमी के अंदर जो अप एंड डाउन्स आते हैं ना, उनकी वजह से जो बेरोजगारी यहाँ पे पैदा हो रही है उसी को साइक्लिक बोला जाता है। भाई मार्केट में अगर मंदी आई है तो भाई डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो जो बिजनेस वगैरह है उनको अपनी सप्लाई में कमी करनी पड़ेगी, और सप्लाई में कमी तो भाई तभी होगी ना जब तुमको काम से निकाला जाएगा, है ना। तो इसको यहाँ पे साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भाई 2 महीने की छुट्टी चल रही है, 2 महीने तक कंपनी बंद है, फैक्ट्री बंद है, तो 2 महीने के लिए सबको काम से निकाल दिया, दोबारा फिर आ जाइए भाई जब सीजन चलेगा। फिर कहता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ये मौसमी बेरोजगारी होती है भाई। यहाँ पे आपको पता है कि कुछ एक ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो सीजन में तो चलती है और उसके बाद फिर वो ठप, तो ऐसी बेरोजगारी को हम यहाँ पे सीजनल। अब बचा स्ट्रक्चरल। तो भी देखिए, तकनीकी कंपटीशन और सरकारी नीतियों के कारण जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है ना, उसको स्ट्रक्चरल यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। कैसे, आपको पता हो, मैं इतना पुराना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे पता नहीं आप लोग रिलेट करोगे कि नहीं करोगे देखिए,
टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होने के कारण कई बार व्यक्ति अपने आप को वो काम करने में सक्षम नहीं पाता और चाह कर भी रोजगार प्राप्त नहीं कर पाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के कारण कुछ लोगों को काम करने में दिक्कत होती है और वो रोजगार अचीव नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। तो यहाँ पे अलग अलग जो है भी एक्ट दिए गए हैं, उनकी टाइम ड्यूरेशन बतानी, वो कब इनेक्ट हुए थे, कब लागू करे गए थे। तो सबसे पहला भी आपका जो फैक्ट्री एक्ट है ना, ये तो ध्यान दो भाई, ये 1948 में हुआ था पक्का। फिर आपका जो बात करते हैं फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है भाई, ये आपका 1999 में ही आया था। अब ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, अगर आप 12th क्लास में हो तो वहाँ पे आपने जब पार्टनरशिप को पढ़ा था तो उसमें एक पॉइंट आया था LLP के ऊपर लगता था लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। नॉर्मल पार्टनरशिप पे 1932 एक्ट लग रहा था, लेकिन इस पे लग रहा था लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, और ये 2008 में आया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है, ठीक है भाई, यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो इसका सही आंसर है कि भाई हाँ, हमारा जो ए था यानी कि फैक्ट्री अधिनियम वो 1948 में आया। जो हमारे पास बी है यानी कि निक्षेपाधिनियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग डिपॉजिटरी एक्ट, ये हमारे पास 1996 में आया। फेमा हमारे पास 1999 में आया, और LLP जो एक्ट हमारे पास वो 2008 में आया। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे निम्नलिखित को मिलाइए, सॉरी ये तो वही चल रहा है भाई। अब यहाँ पे अरेंज द सीक्वेंस स्टेप ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस। भाई आप वातावरण को एनालिसिस करना चाहते हो तो उसकी प्रोसेस को आपने स्टेप टू स्टेप लिखना है। तो मैं अगर मान लीजिए कि भी आप किसी को ढूंढ रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप करोगे स्कैनिंग, आप देखोगे। जब आपको वो दिख जाएगा तो आप उसके ऊपर फिर नज़रें दबा के गड़ा के रखोगे, यानी कि उसकी मॉनिटरिंग करोगे। जब आपने उसकी मॉनिटरिंग कर ली तो फिर आप उसकी फोरकास्टिंग करोगे, अब ये कहाँ जा सकता है, और फिर उसके बिहाफ पे अपनी फोरकास्टिंग का और उसका असेसमेंट करोगे, उसका मूल्यांकन करोगे, या भाई अब ये क्या हुआ। तो ये चीज़ हमारे पास इसका कंप्लीट है, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि 2 1 4 3 यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिजीनियस वेरिएबल इन मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल। अभी इंडिजीनियस क्या होता है भाई, देखो भाई, हमारी जो इकोनॉमी है ना, उसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। कुछ वेरिएबल जो है डिपेंडेंट हैं और कुछ इंडिपेंडेंट हैं। तो जो डिपेंडेंट हमारे पास वेरिएबल्स है ना, उनको हम इंडिजीनियस कह लो या एंडोजीनियस कह लो। ये जो डिपेंडेंट होते हैं ना, उनको हम एंडोजीनियस वेरिएबल कहते हैं, और जो इंडिपेंडेंट है उनको हम कहते हैं एक्सोजीनियस। आगे की स्पेलिंग सेम है भाई, जीनियस, ठीक है, उनको हम एक्सोजीनियस। अब यहाँ पे देखो, हमने सिर्फ ये देखना है कि कौन सा यहाँ पे फैक्टर है जो डिपेंडेंट है, कौन सा नहीं। अब देखो भाई, इनकम इंडिपेंडेंट होती है कि डिपेंडेंट होती है। मैं अगर आपसे पूछ लूँ भी आपकी इनकम क्या होगी, तो आप कहोगे, बोले सर इतनी, अब क्या सबकी सेम होगी क्या, बोले नहीं, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है सर, डिपेंड करती है, यही बात है। तो देश की जो इनकम है ना, नेशनल इनकम, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो इसीलिए ये हमारे पास एंडोजीनियस कैटेगरी में आ जाता है। टैक्स रेट ना, ये किस पे, तो सरकार की नीति है भाई, कुछ भी हो सकता है इसका। तो कंजप्शन, देश में लोगों का कंजप्शन स्टाइल क्या है, कितना कंजप्शन करेंगे, वो डिपेंड करता है ना उनकी इनकम पे, वो डिपेंड करता है उनके बाइंग बिहेवियर पे, वो डिपेंड करता है उनके कल्चर पे। तो ये भी हमारे पास डिपेंडेंट है ना दूसरे पे, तो इसीलिए ये किस में, एंडोजीनियस कैटेगरी में आ गया। और फिर बात करते हैं भाई सेविंग्स, ठीक है भाई, सेविंग्स भी तो, अरे इंडिया के लोग सेविंग्स करते हैं, अमेरिकन लोग नहीं करते हैं, तो अमेरिकन लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो बात करी जाए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और कई बैंक उनके डूब रहे थे, तो तब इंडिया के अंदर ऐसी कोई नौबत आई है, बोले नहीं सर, यस बैंक के साथ हुआ था, लेकिन उसको भी RBI ने तुरंत संभाल लिया था, दूसरे बैंकों से उसको मर्ज कर दिया, बात खत्म, किसी का पैसा नहीं मरने दिया RBI ने। तो इंडिया के अंदर जो लोगों की जो आदत है ना, वो सेविंग्स की है, और वो डिपेंड करती है लोगों की इनकम पे, उनकी हैबिट्स पे, उनके कल्चर पे। तो इसीलिए वो हमारे पास क्या हो गया भाई,
वो डिपेंडेंट फैक्टर हो गया। तो डिपेंडेंट फैक्टर होते ही वो किस कैटेगरी में आ गया, इंडोजीनियस। फिर बात करते हैं सर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, भाई ये किस पे डिपेंड करेगा, ये किसी चीज़ पे यहाँ पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये भी इंडिपेंडेंट कैटेगरी में आ जाता है। तो दो फैक्टर यहाँ पे ध्यान दें, पहला हमारे पास टैक्स रेट और दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इनको छोड़कर बाकी सारे के सारे क्या है भाई, एंडोजीनियस वेरिएबल की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सर, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ प्रोडक्ट अडॉप्शन प्रोसेस। भाई यहाँ पे क्या होता है, देखिए कोई भी कंपनी है, उसको एक प्रोडक्ट बनाना है, तो वो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसको अडॉप्ट करेगी, उसको हाँ डील करेगी ना, फाइनल करेगी ना कि हम इसको बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो क्या है, तो देखिए सबसे पहला जो कंपनी है ना, वो यहाँ पे अवेयरनेस देखेगी, या लोगों में घूमेगी, बोले आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, अच्छा अच्छा, तो लोग अपनी अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग दिखाएंगे, तो लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पे जाना जाएगा और अवेयरनेस देखी जाएगी। उसके बाद फिर लोगों से उनका इंटरेस्ट पूछा जाएगा कि भाई आपका जो इंटरेस्ट है वो किस तरीके के प्रोडक्ट में है। ठीक है, इंटरेस्ट पता लग गया। इंटरेस्ट पता लगने के बाद है ना भाई, उस प्रोडक्ट को यहाँ पे इवॉल्व करा जाएगा, एवोल्यूशन कहेंगे उसको, बनाया जाएगा। बनाने के बाद फिर उसका यहाँ पे ट्रायल करा जाएगा, और ट्रायल करने में जब वो ट्रायल में पास हो गया, फिक्स हो गया, तो उसको फिर अडॉप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास है जो कंप्लीट है यहाँ पे 3 2 5 4 1, ये इसका कंप्लीट प्रोसेस है और यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास है 79, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक जॉब वर्क आर अवॉर्डेड अंडर ए सिस्टम ऑफ डैश प्राइसिंग। भाई ये सीधा सीधा सील्ड बिड है भाई, कोई भी सरकार अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट करती है, कोई स्पेशल काम उसने कराना है स्पेसिफिक, तो वो सीधी सीधी क्या मांगती है, बोले बोली लगाती है सरकार, भाई अपनी अपनी बोली दे जाओ। तो ये सील्ड बिड सिस्टम है, इसी को यहाँ पे अप्लाई करा जाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडोर एडवर्टीजमेंट। तो देखो भाई, इंडोर एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है घर की या चार दीवारी के अंदर होने वाला विज्ञापन। ठीक है भाई, बोले सर प्रेस मीडिया चार दीवारी में कैसे जाएगा, तो प्रेस मीडिया के अंदर न्यूज़पेपर आता है, वेरियस मैगजीन्स वगैरह आती है, घर में बैठ के पढ़ते हो या कहीं पे भी सड़क पे चलते हुए तो नहीं पढ़ोगे ना, कहीं ना कहीं बैठ के ही पढ़ोगे, तो वो इंडोर की कैटेगरी में आ जाता है। फिल्म, अरे फिल्म घर में बैठ के देखोगे, थिएटर में बैठ के देखोगे, तो वो भी इंडोर की कैटेगरी में आ जाता है। अब बात हुई है हैंडबिल की। हैंडबिल का मतलब पर्चे, पोस्टर, गली गली घूमते जाओ, दीवारों पे चिपके मिलेंगे आपको, तो ये आउटडोर एडवर्टीजमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। समझ में आई बात भाई? तो ये हमारे पास 80 क्वेश्चन, यानी कि कभी 51 से लेकर 80 क्वेश्चन मैंने आपके करा दिए हैं। अब क्योंकि वीडियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी बन रही है, जिसकी वजह से मैं इसको अभी इधर के लिए थोड़ा सा स्टॉप कर रहा हूँ। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्टेप में आपके सामने लेके आ जाएंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय। और दोबारा से बता देता हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, वही हमारा मोटिवेशन है जिससे हमको हौसला मिलता है कि हाँ हम आपके लिए एक अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आए।